नमस्कार। आज हम लोग कोरोना काल में कई सारी समस्याओं को झेलते हुए जीवन चलाने की कोशिशें शुरू कर रहे हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस बीच जो देश के तमाम वर्ग हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से इस संकट से प्रभावित हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो मज़दूर और मध्य वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा है। वो किस तरह की समस्याएँ झेल रहे हैं और उनके समस्याओं का निदान किस तरह हो सकता है, सरकारें कहाँ तक उस दिशा में काम कर पा रही हैं और क्या और किए जाने की संभावनाएँ हैं, इन्हीं बातों पर विचार के लिए, चर्चा के लिए आज हम यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। तो मनोज जी, आप का संबंध बिहार से है और बिहार और यूपी 2 ऐसे राज्य हैं जो प्रवासी मज़दूरों के की सबसे ज़्यादा संख्या इन राज्यों में गई है, कोरोना और लॉकडाउन के चलते पीड़ित होने के बाद। वहाँ जाने के बाद उन्हें कई तरह की समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। उन्हें काम का अभाव मिल रहा है, समाज में उन्हें भेदभाव झेलना पड़ रहा है। अगर काम मिल भी पा रहा है तो उनकी कमाई इस स्तर तक नहीं हो पा रही है, जिस स्तर पर कि वो शहर में कर रहे थे। तो आप तो पहले ये बताएँ कि आपका जो अनुभव है, अगर आप इन दिनों में भले ही वर्चुअल माध्यम से इस क्षेत्र से भी जुड़े होंगे और वहाँ की बातों की जानकारी भी आपको होगी, तो ग्राउंड पर स्थिति क्या है और उस स्थिति से निपटने के लिए जो सरकार कर रही है, वो कितना पर्याप्त बताया जा सकता है? देखिए, शुक्रिया विजय जी एंड शुक्रिया जनसत्ता स्वनीति दोनों को, क्योंकि अ, इसी तरह के माध्यम के सहारे हम शायद संवाद कर पाए। मेरा सबसे पहला मानना ये है कि मैं सरकार या समाज, हम सब ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी 23 मार्च के आसपास कि इतनी बड़ी संख्या में हम पलायन देखेंगे। ये सरकार को ब्लेम नहीं करना है, समाज को भी नहीं, हम सब की सामूहिक चिंता में आ, आ, असल में क्या हो गया ना कि कोरोना को हमने एक व्यक्तिगत मर्ज बना लिया। तो वो डर व्यक्तिगत भी हुआ और समष्टिगत भी हुआ। उस डर की वजह से, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि एक एक संदर्भ में कोरोना पॉजिटिव का अपराधीकरण भी हो गया। तो जो मैंने अपने गांव बिहार के अलग अलग इलाकों से और अलग जगहों से खबर सुनी कि कोई अगर पलायन के बाद जाता भी था तो गांव की हद के अंदर लोग नहीं आने दे रहे थे शुरुआती दौर में। बहरहाल, मैं सिर्फ इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी जिसका पलायन हुआ, शुरू के दौर में वो खुद अपने साधनों से चल पड़े, बाद में साधन मुहैया कराए गए, लेकिन जो परिस्थितियां, मुझे याद है कि मनरेगा को लेकर के हम सब ने कहा था कि इस आपदा के काल में मनरेगा एक बहुत अच्छा उपकरण हो सकता है, खास करके जो सर्कुलर और रिवर्स माइग्रेशन के लोग हैं उनके साथ काम करने में। लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े जो आ रहे हैं, जैसे उड़ीसा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसी संदर्भ में अगर आप बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को देखें, तीनों राज्यों में क्या है कि 10% ही एलोकेटेड फंड्स का बचा है। और ये हम सब जानते हैं कि इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह से डिमांड बहुत बढ़ी है। तो अब क्या है कि अनमेट डिमांड है, जिस डिमांड की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और अगर अगर काम एलोकेट कर दिया गया तो उसकी पेमेंट का भी मसला है, जिसको हम कहते हैं डिलेड पेमेंट मनरेगा में। अब जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो वो जो अप्रोच पेपर में भी मैंने देखा कि आपको जो हमें अब पहलकदमियां करनी है, उसमें दो तरह की पहलकदमियों की आवश्यकता है, क्योंकि ये महामारी कहीं जा नहीं रही है। और इसने सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी को ही जन्म नहीं दिया, इसने एक आर्थिक सामाजिक इमरजेंसी को भी जन्म दिया है। और चूंकि आर्थिक सामाजिक इमरजेंसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी के मध्य आपातकाल के माध्यम है, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस संदर्भ से ट्रैफिकिंग ना हो। खास करके जो जेंडर बेस्ड ट्रैफिकिंग का हम लोगों का पूरा एक समझ, खास करके मेरे सीमांचल के इलाके से अगर मैं कहूं। दूसरा, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी और कंजम्पशन स्ट्रैटेजी दोनों को अलग अलग देखना होगा। हम जब फूड की बात करते हैं कि राशन मिलेगा, बेहद आवश्यकता है उसकी, उसमें काफी कुछ हो रहा है,
इसमें मैं दो मत नहीं मानता। लीकेज है लेकिन हो रहा है, उस लीकेज को बंद करने की जरूरत है। दूसरा, मेरा एक आग्रह लगातार रहा है और मेरा मानना है कि जब तक आप कैश कुछ, और वो कैश बेसिक मिनिमम सर्वाइवल लेवल पर नहीं, कंजम्पशन को सोच करके अगर आप कैश ट्रांसफर करते हैं 4 महीने तक, वो 7,000 हो 8,000 हो, तमाम नॉन इनकम टैक्स पेइंग हाउस होल्ड्स को उसका दो असर होगा। एक तो इनकी जिंदगियों में भी थोड़ा, जो सिर्फ हम समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी इज एनफ, नहीं, फूड सिक्योरिटी जरूरत है लेकिन वो अपने आप में अंत नहीं है। हमारा मानना है कि उससे आपकी जो सुषुप्त आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बहाल होंगी। ये मैं ओपनिंग रिमार्क के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, फिर मैं आऊंगा। अच्छा राजेंद्र जी, यूपी में भी बिहार से कोई अलग स्थिति नहीं है। आपके यहाँ किस स्तर पर काम हो रहा है और आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो रही है, या बाकी राज्यों से क्या सीखने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बाकी राज्य ही सीख सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी इस प्रयास का अभिनंदन करता हूँ जो स्वनीति और जनसत्ता के संयुक्त तत्वावधान में हुआ है, और सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम इस स्थिति की चर्चा ज्यादा करें कि उत्तर प्रदेश में कैसा हो रहा है, बिहार में कैसा हो रहा है, वो भी बड़ी उपयोगी चर्चा है, क्योंकि उसको चर्चा को किए बगैर हम तथ्यों की जानकारी हमारे पास नहीं होगी और हम बेहतर करने की बात भी नहीं सोच पाएंगे। परंतु मुझे लगता है कि बहुत सारी, जैसे खाद्य सुरक्षा की बात है, आदरणीय मनोज जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि काफी हद तक सेंसिटिव होकर के सरकार ने उसकी पूर्ति करने की कोशिश की है, और वो प्राथमिक आवश्यकता वो होनी ही चाहिए, परंतु उसके आगे भी बहुत कुछ करना है। मुझको ये लगता है कि कोरोना के पीरियड में जो कुछ प्रवासी मजदूरों को तकलीफें सहनी पड़ी हैं, उसने हमको कुल मिलाकर के, प्रवासी मजदूर अन्यथा भी जिन तकलीफों में रहते हैं, कोरोना न होता तब भी दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या छोटा मोटा हमारा जो शहर मेरठ में भी, उनको भी रिविजिट करने का मौका इस कोरोना ने दिया है। और मैं समझता हूं कि जैसे आखिर प्रवासी मजदूर कहां से निर्माण होता है, प्रवासी मजदूर उस मजबूरी में से निर्माण होता है जब अपने गांव में, अपने कस्बे में उसको रोजगार नहीं मिलता। तो यदि देखा जाए तो इस बात को रिविजिट करते हुए ये बात आई भी है। अब जिसको आप लोकल वोकल की बात जैसे प्रधानमंत्री जी ने की है, कुछ फार्म गेट इकोनॉमी को निर्माण करने की बात की है, ये अन्य चीजें, एमएसएमई को कुछ करने की बात की है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें इन चीजों को काफी महत्व दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ रोजगार के अवसर पैदा हों। यानी मुझको ये लगता है कि कोरोना के माध्यम से अभी हम तात्कालिक जो समस्याएं हैं वो तो हम करना ही है हमको, उसमें फूड सिक्योरिटी है, या उसके अंदर मनरेगा के माध्यम से कुछ उनके हाथ में पैसा पहुंच जाए, उनको कुछ परचेज करने की भी क्षमता निर्माण हो जाए, और जैसा कहा कि हम यदि कुछ देते तो साइकिल वो रिसाइकिल होकर के इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ये सारी बातें हैं, ये हालांकि संसाधनों के ऊपर कुछ न कुछ सीमा होगी, परंतु कुल मिलाकर के मुझको ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो सिस्टम है उसको कोरोना के बहाने रिविजिट करते हुए, इस जो पलायन होता है, अब तो रिवर्स पलायन हो रहा है, रिवर्स लोग आ रहे हैं, लेकिन पलायन होता क्यों, उसको कम किया जाए, ये कोशिश मैं समझता हूं कि सारे सरकारों को और सारे तंत्र को करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं छोटी बात आप इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार ने भी सोचा कि जो मजदूर विभिन्न महानगरों के अंदर काम करते हैं उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती, पटरी पर रहते हैं, या कहीं जो निर्माणाधीन कोई भवन के काम में लगे हुए हैं तो वहीं कोई छोटी मोटी चीज बना लेते हैं, और लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य काम है कोई रहने की उनको सुविधा नहीं होती, तो उनके लिए कम किराए के मकान बनाए जाए। माने ये जो सारी चीजें हैं ये इसमें से ध्यान में आ रही हैं कि वास्तव में कोरोना के संकट ने जो एक्सपोज किया इस समस्या, बहुत समस्याएं हैं हमारे मजदूरों की। कोरोना से पहले भी पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, मैं फिर आदरणीय मनोज जी को का मैं ध्यान दिलाता, आकर वो खुद इन विषयों को उठाते, बहुत समस्याएं उनकी हैं, परंतु कुल मिलाकर के समग्र रूप से उन समस्याओं को देखने का अवसर इस कोरोना ने दिया है। तो तात्कालिक रूप से तो समस्या हल होनी ही चाहिए, परंतु उनका कोई स्थायी समाधान भी हो, जिसकी कोशिश मैं समझता हूँ सरकारें भी कर रही है, पर हम लोगों को भी उसमें कुछ सुझाव हो सकते हैं, कुछ हमारे इनपुट्स हो सकते हैं, मैं समझता हूँ उस दिशा में हमको सोचना चाहिए। जी,
रोजा जी, हम बिहार और यूपी की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसे हम एक सैंपल मान के चल रहे हैं, और बिहार यूपी एक बड़ा स्टेट है और सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हीं दो राज्यों में गए हैं। तो इसे ये ना समझा जाए कि ये चर्चा ही बिहार और यूपी पर केंद्रित है, बस ये समझा जाए कि ये बड़ा सैंपल है। तो और रोजा जी, आपने भी जैसे बिहार यूपी में काम किया है, और आपने ये पता लगा कि 29% आबादी के पास ही एक्टिव जॉब कार्ड है। आपने कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित आबादी के बारे में जानकारी दी। तो आपको और क्या वहाँ पर ऐसी समस्या लगी, वो उस बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएं तो यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि असल में समस्या की गंभीरता ग्राउंड पर है क्या। मुश्ताक जी। शुक्रिया शुक्रिया विजय जी, इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जो यहाँ पे यूपी और बिहार में पलायन का जो एक बहुत बड़ा तबका पलायन करके आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में डाटा के अनुसार में 35 लाख मजदूर वापस आए हैं। हम लोग आजमगढ़ ज़िले में काम करते हैं, वहाँ पे 1,65,000 मजदूर वापस आए हैं। हम लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं वहाँ पे काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। लेकिन हम लोगों ने जो चैलेंजिंग देखा है लोगों के बीच में, एक तो कोरोना की वजह से जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, खासतौर से जो लोग वापस आए हैं उनके साथ में जो भेदभाव आ रहा है वो उनके चुनौतियों को और बढ़ा रहा है। साथ ही साथ में हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 2,57,000 मुसहर समाज के लोग थे, जो 10 साल में और बढ़े होंगे आबादी। ये लोग ईंट भट्ठे पे पथेरे का काम करते हैं अधिकतर। लॉकडाउन के दौरान में पूरा ईंट भट्ठा बंद था, इनके पास काम नहीं मिला, और इसके बाद अभी बरसात का सीजन हो रहा है, इनके पास काम नहीं है। तो ये लोग कर्ज लेकर के बॉन्डेड सिचुएशन में जा रहे हैं। इनके बच्चे जो है चाइल्ड लेबर के सिचुएशन में जा रहे हैं, और आने वाले कल में जब इतने कर्जदार होंगे तो मानव तस्करी का खतरा जो है इन समाजों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़ी मुश्किल से स्कूल में बच्चों को मेन स्ट्रीम किया गया था, लेकिन स्कूल लगातार कोरोना काल में बंद चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का मोहभंग हो रहा है स्कूल से, और वो अपने जो पिछले सिलेबस रहे हैं, जो याद थे, वो सब भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं। तो स्कूल बंद होने की वजह से मिड डे मील उनको मिल नहीं पा रहा है, जिसके वजह से जो है वो जो एक न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट उनको मिलता था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश किया है लोगों को अधिक से अधिक सर्विस देने के लिए, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस बैंक में भी आए हैं कि लोगों के बैंक के अकाउंट या तो डोरमेट है, या उनके माइनस में है, या उन्होंने कभी ऑपरेट नहीं किया है। तो ऐसे में वहाँ तो शो कर रहा है कि इनको फंड ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंट में उनके नहीं आया है, क्योंकि उनके खाते की कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अब पूरे ओवरऑल देखा जाए तो आजीविका की एक बड़ी समस्या है। जो इनकी वार्षिक आमदनी थी वो कहीं ना कहीं कोरोना काल में बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से कर्ज में ये लोग जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले कल में चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर की सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा हम सब लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को भी और सरकार को भी थोड़ा सा इस दिशा में भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे जो है इस तरीके के अति हाशिए पे जो समाज है वो लोग कहीं ना कहीं बॉन्डेड सिचुएशन, चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग के शिकार न हो जाए। जी विजय जी। जी, मुश्ताक जी ने जो बताया मनोज जी, वो समस्या की गंभीरता बताने के लिए काफ़ी है। और इससे एक बात ये भी हमें संकेत मिलती है कि जो हमारी व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो उन गरीबों के लिए जिनकी चिंता की बात आज हम कर रहे हैं और जो आज परेशान हैं, कोरोना के आ जाने से ज़्यादा परेशानी बढ़ गई उनकी। अगर ये व्यवस्था जो पहले से चली आ रही है, सरकारें लागू कर चुकी हैं, वो व्यवस्था अगर सही ढंग से अमल में आती तो शायद इस परिस्थिति में भी ये समस्याएं कम होती। जैसे अगर 29% व्यक्ति के पास जॉब कार्ड है, तो ये मनरेगा तो आज की योजना नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि अब आज जो योजना चले या अभी जो योजनाएं चल रही हैं, तो आने वाले समय में, जैसा कि मुश्ताक जी ने बताया कि ये बंधुआ मजदूर बन रहे हैं बच्चे और उनके ट्रैफिकिंग की आशंका बढ़ रही है, तो उस तरह की स्थिति सामने नहीं आए। क्या किया जा सकता है सरकारी स्तर पर और समाज के स्तर पर? देखिए विजय जी, एक बात तो मैं मुश्ताक भाई और खास करके अभी राजेंद्र जी ने एक बात कही, मैंने शुरू में ही एक बात कही थी कि प्रवासी मजदूरों की पीड़ा ने हमारे सरकार और समाज के समक्ष एक चुनौती भी दिया है और एक अवसर भी दिया है। क्या कोरोना के बाद हम अपने समाज को ज्यादा समावेशी बना पाएंगे?
क्योंकि मजदूरों की पीड़ा में सबसे बड़ी पीड़ा किसी सरकार के प्रति नहीं थी, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं थी। वो पीड़ा थी कि जिन शहरों में हम आज तक बसे रहे, वो शहर अचानक से हमारे लिए बेगाने हो गए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस पूरी चीज को हम वक्त पे शायद समझ नहीं पाए, और हम में हम सब है, ये जो हमाम है उसमें हम सब है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि ये चूंकि अवसर मिला है, माइग्रेशन में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं विजय जी। एक होती है स्टेशन ऑफ ओरिजिन, एक होता है स्टेशन ऑफ डेस्टिनेशन। हमारे लिए पॉकेट्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं, जैसे हम कहते हैं बिहार उत्तर प्रदेश, सारे जिलों से एक ही अब क्वांटम नहीं है माइग्रेशन का, फर्क आता है। जैसे आप जाइए पूर्णिया, मधुबनी, वहां से ज्यादा है, या मैं समझता हूँ बस्ती, सहरसा, हाँ सहरसा मेरा गृह जिला है, मैं उसके बारे में भी कह सकता हूँ कि मेरे गृह जिले से मेरठ में बहुत कम है, मेरठ में बहुत कम है। तो एक हमारी जो योजनाएं बने ना, वो ओरिजिन को कंसंट्रेट करके बने, नंबर एक। नंबर दो, अभी इस वर्ष हाईएस्ट एलोकेशन मनरेगा में हुआ था, बावजूद उसके विजय जी 43% एलोकेटेड फंड फर्स्ट क्वार्टर में खर्च हो गए। यानी कि इतना डिमांड है। आप इसका मैंने पहले चर्चा की थी कि अनमेट डिमांड्स, अनएलोकेटेड फंड, लेकिन अभी तो एलोकेशन के साथ अगर देखिए, अगर अभी हम जुलाई में हैं और मैं बता रहा हूं कि अप्रैल तक 43% फंड्स खर्च हो चुके थे। जाहिर है कि एक हमारे लिए जो चुनौती है कि हम इसको कैसे करते हैं, क्योंकि ये माइग्रेंट्स जो गए हैं, मैं अभी 6 महीने कम से कम परिस्थितियां ऐसी नहीं देख रहा हूं कि वो वापस आए। दूसरी बात, मेरा मानना है कि अक्सर कोविड माइग्रेंट्स में हम पुरुष केंद्रित विमर्श में जाते हैं। ज्यादातर माइग्रेंट्स की जो तस्वीरें भी देखी वो पुरुषों के इर्द गिर्द। हम ये नहीं सोचते हैं कि एक औरत माइग्रेशन में अपने पति के साथ जाने से पूर्व उसके अंदर बहुत माइग्रेंट पैटर्न्स उभरते हैं। उस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो मुश्ताक भाई कह रहे थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की आ रही है। एक उदाहरण मैं आपको दूं, अभी बिहार से करीब तकरीबन 100 मजदूर एक राज्य ले जाए गए, उनके परिवारों को 70,000 रुपए दिए गए हैं कर्ज के रूप में। मेरी बात सुनिए, कर्ज के रूप में, वो सूद पे जाएगा। अब ये 70,000 उसके गले में साहूकार के बंधक की तरह रहेगा। मेरा मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य और समाज को एक बार पुनः ये चिंता करनी होगी। जैसे एजुकेशन डिसरप्ट हो गया है खास करके, और अक्सर जब हम माइग्रेंट्स में देखते हैं, माइग्रेंट्स में भी ज्यादा परेशानी उस वंचित पिछड़े समाज के लोगों की होती है जिनको शहर में आकर के भी वो अपनी पहचान से विलग नहीं हो सकते, उस पहचान का अपना व्याकरण है। तो हमारा मानना है कि हमारी जो अब नीतियां हों वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हों, फोकस्ड हों, यूनिवर्सलाइजेशन करने की बजाय स्पेसिफिक्स में जाया जाए, तो शायद हम समझते हैं कि हम इस जो जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा को अवसर में, इस आपदा ने हमें मौका दिया है कि हम समाज को थोड़ा सुगढ़ बनाएं, सुंदर बनाएं। अन्यथा जिस प्रकार की छवियां हमने देखी प्रवासी मजदूरों की, माफ कीजिएगा, वो सब के लिए हम लोग जब तक इस पृथ्वी पर जिएंगे हम वो छवियां भूल नहीं पाएंगे। 47 मैंने नहीं देखा था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, आज भी पार्टीशन लोग नहीं भूल पाए हैं। ये एक तरह का अद्भुत पार्टीशन था जो इस महामारी ने जिसका जन्म दिया। जी विजय जी। बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, जो मनोज जी ने उपाय बताए वो उपाय मेरे ख्याल से दीर्घकालिक हैं। आपसे हम चाहेंगे कुछ आप ऐसे उपाय बताएं जो तात्कालिक रूप से किया जाए और उससे ये समस्या को कम करने में, समस्या की गंभीरता कम करने में मदद मिले, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो विजय जी 30 सेकंड, मैं एक दीर्घकालिक नहीं था। मनरेगा की जब मैंने बात की, हम लोग कंसिस्टेंटली पार्लियामेंट में भी डिमांड कर रहे हैं कि जो मैन डेज होता है, पर्सन डेज, उसको बढ़ाया जाए। वो अभी 100 है, कम से कम उसको 150, 250, 200 दिन तक ले जाए। और मनरेगा में जो मजदूरी है कई राज्यों में उनके न्यूनतम मजदूरी से नीचे है, उसमें इजाफा किया जाए। ये दीर्घकालिक नहीं है विजय जी, ये इमीडिएट आपको कुछ सोल्यूशन देगा। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मनरेगा में एक तो तात्कालिक उपाय में एक ही हुआ, बाकी जो समाज को सुगढ़ बताने की बात और जो बाकी बातें मेरे ख्याल से वो दीर्घकालिक ही हैं, वो तत्काल नहीं हो सकता अभी की स्थिति में। और अभी जो फौरी मदद चाहिए
उसके लिए एक उपाय ये बिल्कुल सही है, आपने कहा कि मनरेगा के दिन बढ़ाए जा सकते हैं, मजदूरी बढ़ाने से उनकी आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन वहाँ पर भी जो फंड की समस्या आ सकती है, लेकिन वो समस्या ऐसी नहीं है जिससे कि निपटना बहुत मुश्किल है। और राजेंद्र जी, और क्या किया जा सकता है जिससे कि मजदूरों की और प्रवासी लोगों की समस्या का कुछ तात्कालिक हल मिल सके? विजय जी, देखिए जो बात मैंने कही कि प्रवासी मजदूरों की समस्या वास्तव में पुरानी है, ग्रामीण मजदूरों की समस्या वास्तव में पुरानी है। जैसे मनरेगा की बात कोरोना से पहले हम लोग उठाते रहे हैं के अंदर, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि तात्कालिक जो राहत की दृष्टि से मनरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 250% इसकी डिमांड बढ़ी है। वो मतलब धन की के आवंटन की दृष्टि से मैं समझता होगा 40,000 करोड़ तो जरूर बढ़ाया है, परंतु ये डिमांड ड्रिवन ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार का माना जाता है। तो मैं ये बिल्कुल भरोसा कर सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इसके विषय में प्लानिंग करके रखी होगी, आगे जैसी भी जरूरत होगी वो होगा। तो तात्कालिक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसके अलावा भाई कुछ हमने पैसा भी मान लीजिए खातों के अंदर डाला, जो हमारे श्रमिक हैं, ये बात हुई कि जो बेरोजगार हो उनके खाते यदि हो जाए तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से उनके खातों में पैसे गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो दो चीजें बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण हुई हैं। लगभग 1.25 करोड़ ऐसे श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुख्यमंत्री जी ने ये बात की, और मैं समझता हूँ इसको और भी जगह इस बात को समझा जा सकता है कि उनका एक स्किल मैपिंग वो कराया जाए, इसकी उन्होंने घोषणा की है। एक बार सर्वे करके किसमें क्या क्षमता है, किसके अंदर है, उसके बाद डिग्री है, डिप्लोमा है, वो चीज अलग है, वो क्या काम कर सकता है, और उसको एक आकलन करते हुए उत्तर प्रदेश में योजना चलती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी सब जिलों के अंदर एक प्रोडक्ट। जैसे मेरठ है, मेरठ में स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट की एक विशेषता उसको दी गई है, और भी चीजें हैं, हैंडलूम है या अन्य चीजें हैं, लेकिन एक जिले के अंदर एक प्रोडक्ट को खासतौर से महत्वपूर्ण मान करके और रोजगार के सृजन की कोशिश की गई है। कृषि हर जिले के अंदर है, कहीं पर गन्ना है, कहीं धान है, या कहीं कुछ और है, आलू है। तो मैं समझता हूं कि स्किल मैपिंग करके और उस जिले की जो विशेष उत्पाद है उसको देख करके और कृषि की जरूरतों को देख करके यदि रोजगार का सृजन हुआ तो हमारा जो ये प्रवासी मजदूर है जो यहाँ से गया अब यहाँ पर आया है, उसकी स्थायी व्यवस्था भी होगी, उसको तात्कालिक राहत भी मिलेगी, और कुल मिलाकर के भविष्य में उसके पलायन की संभावना पर भी रोक लगेगी। और जो बात में उसकी वो जो चिंता से मुश्ताक भाई की जो चिंता है उससे मैं सहमत हूं भाई कि इस प्रकार के डिस्ट्रेस के अंदर, इस प्रकार के दबाव के अंदर कुछ लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या हो सकती है। तो ये विषय सरकार का तो है ही, परंतु सरकार से कहीं अधिक समाज का है। आज जो ऐसे जो सिविल सोसाइटीज के अंदर सक्रिय लोग हैं वो इस प्रकार का ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं, शासन उनकी मदद करेगा। और मैं सांसद हूँ, मनोज जी सांसद हैं, या हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के इन लोगों से जुड़े रहते हैं, तो हमारा भी जिम्मा है ये। और इस छोटी सी वार्ता के माध्यम से ये इस विषय को सेंसिटाइज अन्य लोगों को भी इसके माध्यम किया जा सकता है कि हम भी नजर रखें, सरकार को इस विषय में अपडेट करते रहे यदि कहीं पर ऐसी कोई घटना होती है। क्योंकि आज भी कितनी भी खराब स्थिति हो जाए, बंधुआ मजदूरी स्वीकार्य नहीं की जा सकती, कर्जे का फंदा डाल करके और किसी का शोषण हो ये मंजूर नहीं किया जा सकता। तो इन बातों को किया जाए, और मैं समझता हूं कि ऐसे एक संवेदनशीलता के साथ जो उपाय होंगे, अस्थायी रूप से तो मनरेगा मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन मनरेगा स्थायी विकल्प नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। और उसके आगे रोजगार के अवसर पैदा हो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। तो इसी ढंग से हम कोरोना का ये जो तात्कालिक संकट और पोस्ट कोरोना इस देश के अंदर सामान्य जन की भागीदारी इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल, मनरेगा स्थायी समाधान नहीं है, ये आपने सही कहा। अच्छा मुश्ताक जी, आप ग्राउंड पे घूमे होंगे, आप ये बताएं कि जिस तरह से अभी तात्कालिक समाधान मनरेगा को एक बहुत बड़ा समाधान बताया जा रहा है, और 1,000 रुपये का जो फंड खाते में डाला गया उसको तात्कालिक समाधान, तात्कालिक राहत बताया जा रहा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि लोगों के कार्ड नहीं है, खाते डोरमेंट हैं, तो ये जो तात्कालिक राहत है वो वाकई राहत तो बड़ी है उसके, लेकिन ये पहुंच नहीं पा रही है किसी न किसी कारण से। इस वजह से एक नई समस्या आ रही है,
और क्या आपको जमीनी हालात पर नजर डालने के दौरान ये नजर आया कहीं पर कि समाज अपने स्तर पर इस तात्कालिक समस्या से जूझने के लिए और राहत पहुंचाने के लिए कुछ कर रहा हो, कोई ऐसी पहल कहीं पर हुई हो? इस तरह की पहल हुई है और मैं जो हूँ मनोज भैया के बातों से भी मैं सहमत हूँ कि नरेगा का जो मैंडेज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये भी जोड़ना चाह रहा था कि कुछ कुछ समाज माइग्रेशन तो बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन माइग्रेशन में भी अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के लोग वापस आए हैं। उस माइग्रेशन में जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, खासतौर से जो मुसहर समाज के लोग हैं जो एकदम हाशिए पे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिप जा रहे हैं, दब जा रहे हैं। ज़रूरत हमें लगता है कि मनरेगा का जो काम है उसमें कुछ इस तरीके के जो हाशिए पे लोग हैं उनके मैंडेज को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। लाइक दिस कि मुसहर समाज के लोग हैं तो उनको 300 दिन हम लेकर के जाएं, कुछ दूसरे उनके सेकेंड लेवल के जो लोग हैं उनका हम 200 लेके जाएं। इस तरीके थोड़े से क्राइटेरिया करना चाहिए। दूसरा चीज़ था कि राजेंद्र भैया के बातों से भी मैं एग्री कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल मैपिंग किया है आंगनवाड़ियों के माध्यम से, कहीं कहीं पे शिक्षक के माध्यम से, कहीं पे सफाई कर्मी के माध्यम से किया है और वो उनको जो है काम देने का कोशिश हो रहा है। लेकिन ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो वो मैसेज में ये है कि उनको नौकरी मिलेगा, वो ब्लॉग पे जा रहे हैं कि हमको नौकरी मिलेगा। जब उनको मालूम हो रहा है कि रोजगार अभियान में आपको अनस्किल्ड लेबर वाला काम करना है तो फिर वो वापस आ जा रहे हैं, या नरेगा में काम करना है तो वो वापस आ जा रहे हैं कि हम तो वहाँ पे पेंटर का काम करते थे, प्लम्बर का काम करते थे, इस तरीके का काम कर। जबकि कुछ सरकार ने प्रयास किया है कि कुछ लोगों को जो जॉब अवेलेबल है उस तरीके का जॉब उनको दिया जाए, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा के समान हो जा रहा है। एक तरह से उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनके वजह से जो लोकल रहने वाले, जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। समाज के लोगों ने लॉकडाउन के दौरान में बढ़ चढ़ करके काम किया। हम एचएलएन ने भी कई लाख रुपया का राशन जो है, सूखा राशन, गरिमा किट लोगों ने बांटा है और दूसरे संस्थाओं ने भी बांटा है, इंडिविजुअल लोगों ने भी बहुत किया है। लेकिन एक सीमा है, वो कब तक करेंगे? लॉकडाउन का समय 3 महीने से ऊपर हो गया, अभी परिस्थितियाँ वैसी है, वो बहुत एक चैलेंजिंग आ रहा है। मैं एक सिचुएशन जो बुनकर समाज है, बुनकर समाज का आज तक काम स्टार्ट नहीं हो पाया है। उनका काम जब बंद, लॉकडाउन हुआ तब से बंद है और अभी तक बंद है। पता नहीं आने वाले समय में भी बहुत अंधेरा सा दिख रहा है कि कब तक उनका काम शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं पे भूखमरी के सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग 2 टाइम की जगह पे 1 टाइम खाना खाने लगे हैं। तो इस तरीके के बहुत सवाल आ रहे हैं। ज़रूरत है कि जो स्किल मैपिंग है, स्किल मैपिंग करके बड़े पैमाने पे, और अगर सरकार थोड़ा सा इस ओर और ध्यान देगी तो लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी जी विजय जी। मुश्ताक जी, आपने जैसे आंगनवाड़ी का मुद्दा उठाया, आंगनवाड़ी ग्रामीण इलाकों में खास करके एक ऐसा केंद्र है जो समझ लीजिए कि हमारी नारी स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर वो कमज़ोर पड़ जाए तो नारी और उसके साथ फिर बच्चे का भी स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। और आंगनवाड़ी में कोरोना की वजह से काफ़ी नॉमिनेशन भी कम हुआ है और उसका काम भी कम हो रहा है। तो इससे एक अलग तरह का खतरा जो है वो पनप रहा है, कुपोषण बढ़ने का और बच्चों में भी एनीमिया जैसी बीमारी बढ़ने का। तो जो सरकार ने प्रति परिवार राशन देने की घोषणा की है, जिसे कि अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, तो वो कितना मददगार हो सकता है और इस समस्या को देखते हुए क्या किए जाने की जरूरत है तात्कालिक तौर पर, मनोज जी? विजय जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, कभी बीते 3-4 दिन पहले आप ही के अखबार का जो मतलब तथाकथित हम मानते हैं कि अंग्रेजी जो दैनिक है, उसने बहुत लंबी रिपोर्टिंग की बिहार के बारे में। अब देखिए क्या है कि मिड डे मील स्कीम, जिसमें पोषण का ख्याल रखा जाता था, इस लॉकडाउन में मिड डे मील स्कीम, चूंकि स्कूल केंद्र हुआ करता था और चूंकि स्कूल बंद है, तो वो पूरा का पूरा एक वो वैक्यूम हो गया,
जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। हालांकि बाद में जब राज्य सरकार को कई लोगों ने ये बात कही, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, तो उसको बहाल किया गया। अब ये परिस्थितियां कई और जगहों पे होंगी। हमारा मानना है कि अभी हमारे सामने इमीडिएट टारगेट है आज के हालात में कि पोषण, खाद्य सुरक्षा और उपभोग की राशि। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि उपभोग की राशि दुनिया के कई देशों ने 7,000 8,000 अपनी करेंसी के टर्म्स में उन्होंने नॉन इनकम टैक्स पेई फैमिलीज को दिया है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी भी थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं उसमें हलचल हुई है। हमारे यहाँ भी वो संभव है, जैसा आपने खुद कहा कि हम बाकी एक्सपेंडिचर को थोड़ा कुछ दिन के लिए विथहोल्ड करें। कई तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, मैं समझता हूं सरकार के लोग बेहतर समझते होंगे, इस पे करें। और मेरा अपना मानना है कि हमारे संभवतः 5th प्लान के आसपास हमारा टारगेटेड इंटरवेंशन का एक मॉड्यूल हुआ करता था। हमें इस कोरोना काल में, जो मैंने पहले कहा कि यूनिवर्सलाइजेशन में कुछ चीजों को रखिए, लेकिन कुछ चीजों को टारगेटेड इंटरवेंशन में रखिए। जैसे मुसहर की कम्युनिटी के बारे में जो मुश्ताक साहब ने कहा, मुसहर कम्युनिटी चाहे यूपी में हो या बिहार में हो, उनकी जिंदगी प्रिकैरिएटी में रहती है, उनके लिए आपका इंटरवेंशन होना होगा। प्लस अब मेरा मानना है कि जो खास तौर पर दलित आदिवासी समूह हैं, उनके संदर्भ में हमारा एक टारगेटेड इंटरवेंशन होना होगा। वो फूड सिक्योरिटी का होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू का होगा, और साथ ही साथ थोड़ा कंजम्पशन के लिए कुछ अतिरिक्त राशि देनी होगी। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से अग्री करूंगा, कि कई सारी चीजें, जैसे ट्रैफिकिंग में एक सेल्फ विजिलेंट एटीट्यूड समाज को भी रखना होगा। ट्रैफिकिंग इस विषय पर चूंकि मैंने काम किया है तो मैं जानता हूं कि कैसे ट्रैफिकिंग कई दफा जिस तरह के कारकों के बीच में आप जिंदगी बसर करते हैं, जैसे आपने उधार लिया, आप उधार नहीं चुका पा रहे हैं, और अभी अभी आप देखिए जाकर के गांव में जो जो रिवर्स माइग्रेंट के गए, साथ में कुछ पैसे खास लेके नहीं गए थे, अब उन्होंने वहां कर्ज लेना शुरू किया है। अब उस कर्ज की भरपाई कैसी होगी? तो जो अभी तक का एक पैटर्न रहा है, उसका बच्चा जाकर के वहां बेगारी करेगा, बंधुआ मजदूरी का नाम नहीं दिया जाएगा, वो आपको इनविजिबल आपकी आंखों के समक्ष रहेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मजदूरी में इन्वॉल्व है। तो मेरा मानना है कि एक एक नेटवर्क जरूर काम करे सरकार के साथ, सिविल सोसाइटी का, बाकी जो इकोनॉमिक मॉडल है इंटरवेंशन का वो हो, लेकिन साथ ही साथ जैसे सोशल सिक्योरिटी, अक्सर हम सोशल सिक्योरिटी को संगठित क्षेत्र में देखते हैं। अब वक्त आ गया है कि सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न को असंगठित क्षेत्र और प्रवासी मजदूरों तक भी ले जाए। आज ही मैं समझता हूं एक न्यायाधीश महोदय ने, चंद्रचूड़ साहब ने इस बात की वकालत की है कि सोशल सिक्योरिटी इन हाशिए के समूहों तक भी पहुंचे। तभी जो हम प्रियम्बल में कहते हैं ना कि एक लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य सिर्फ प्रस्तावना में लिखी एक इबारत नहीं है, उसे अब जमीन पे उतारने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूं और ये कुछ चीजें हम करें, कोई इसका एक मैं कहूं कि कालपोल क्रोसिन टाइप सॉल्यूशन नहीं है कि दर्द हो रहा है तो क्रोसिन दे दो। ये चीजें हम कर सकते हैं और इससे कम से कम समाज बेहतर होगा, और वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन आया है इन समूहों के बीच में, एक अलगाव की जो फीलिंग आई है, वो भी मैं समझता हूं कमतर होगी। शुक्रिया विजय जी। जी, अब एक और पहलू है स्वास्थ्य सेवाओं का। इस महामारी ने अपने आप स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी बोझ डाला है, और इसके चलते कोरोना से इतर जो बीमारी हो रही है लोगों में, उसका इलाज लोगों को मिलने में दिक्कत आ रही है। कई सारी सर्जरीज टल गई, कई मामले ऐसे देखने को आए जो गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिला, उसकी मौत तक हो गई। तो ये भी एक इस समस्या का पहलू है जिस पर कि ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राजेंद्र जी, आपके विचार से ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि कोरोना से इतर जो बीमारी के शिकार हो रहे हैं लोग, उनको बिना महामारी की मार उनके ऊपर ना पड़ जाए? देखिए, जो बात प्रारंभ में कही कि जो प्रवासी मजदूर आए और गांव में उनके साथ भेदभाव हुआ, क्योंकि वो कोरोना को कैरी करने वाले संभावित व्यक्ति थे, लोग डर लगता था कि हमको ना हो जाए, तो अपने परिजनों में भी उनसे दूरी बना करके रखी। मैंने देखा है कि अंत्येष्टि होती है
तो पुत्र भी अंत्येष्टि के अंदर सम्मिलित इसलिए नहीं होता कि मेरे पिता कोरोना के कारण से उनका देहांत हुआ है तो भी मुझको ना हो जाए। ये एक ऐसा भय निर्माण हो गया है और उसके कारण से अन्य चिकित्सा सुविधाएं वो प्रभावित हुई। मैंने लगभग 1 महीने पश्चात अप्रैल के अंदर इस विषय को उठाया था, तो हर्षवर्धन जी को भी मैंने कहा, मैंने जो है एक हमारी सांसदों की एक हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने इस विषय को रखा कि देखिए यदि जो कोविड का जो मसला है यदि केवल 1 महीने का हुआ होता तो सब लोगों ने अपने को रोक लिया था कि चलो भी सर्जरी है, चलो बाद में कराएंगे, इलाज बाद में कराएंगे। लेकिन अब ये लगता है कि जिंदगी इसके साथ हमको चलानी पड़ेगी, तो हमको जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके संबंध में भी सोचना पड़ेगा। और मेरी जहां तक जानकारी है, माने मैं मुझको ठीक जानकारी है कि हर्षवर्धन जी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाते उस प्रकार का प्रोटोकॉल पूरे देश के लिए जारी भी किया कि नॉन कोविड पेशेंट्स को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, किसी को भी चिकित्सा सुविधा की परेशानी न हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो जो भय ऐसा है, भय के कारण से अभी भी बहुत बार जो डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं वो अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आग्रह भी किया जाए और थोड़ा सा दबाव भी बना जाए। परंतु अब मेरठ की जहां तक मैं बात करूं, मेरठ में कुछ हुआ भी है, ऐसा नहीं है मेरठ के अंदर चिकित्साएं नहीं होती हैं, अभी मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बहुत ही कठिन स्थिति थी, आज भी एकदम से संतोषजनक स्थिति नहीं है। इस संबंध में धीरे धीरे हमको आग्रह करना पड़ेगा, कोविड को डेडिकेटेड वार्ड बन जाए, बाकी के हॉस्पिटल के अंदर अन्य रोगियों को भी की व्यवस्था हो जाए। तो प्रोटोकॉल बना है, परंतु उस प्रोटोकॉल को ग्राउंड जीरो लेवल के ऊपर अभी भी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। ये एक बड़ा काम है, बड़ी चुनौती है ये। और आपने जो कहा ऐसे उदाहरण हुए हैं कि कई बार जो शिशु को जन्म देने वाली माँ है उसकी मृत्यु भी हुई है एक आध बार लापरवाही के कारण कि कोविड है ये। हालांकि अब चीजें वो ठीक हो रही हैं। मैं समझता हूँ इस विषय को बहुत गंभीरता से नीचे तक पहुंचाने की जरूरत है। केवल केंद्र सरकार प्रोटोकॉल जारी कर दे उससे काम नहीं हो पा रहा है। आपने विषय बहुत महत्वपूर्ण उठाया है और इस संबंध में निश्चित रूप से आगे चर्चा होनी चाहिए। मुश्ताक जी, आप के नज़र में कुछ ऐसी स्थिति सामने आई हो ग्राउंड पर, कोई उदाहरण, कोई केस या कोई और इसका पहलू जो आपने सजीव देखा हो, आप कुछ बताना चाहें? हाँ मनोज जी, हम लोग जो काम करते के दौरान में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल वे में जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता था, नॉर्मल वे में जो एनसी पीएनसी चेकअप होती थी, और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री फूड आंगनवाड़ी से मिलती थी, जो मिड डे मील मिलती थी, ये सब कहीं ना कहीं हेल्थ को बूस्टअप करने के लिए होता था। लेकिन कोरोना के टाइम में ये कहीं ना कहीं एक तरह से चोक हो गया, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। और खासतौर से जो ये हेल्थ की जो सर्विस इशू आया है, हम लोग के अपने समाज में कि अतिथि देवो भव की बात करते हैं, लेकिन कोरोना काल में अतिथि रिस्की भव हो गया। अपने अपने परिवार में कोई आ रहा है, तुम लोग भाई अभी रहो वहीं पे, जब ये सब चीज़ें हो जाता है तो निकलो। ऐसे में जब कोई बीमार हो जाता था, हॉस्पिटल में ले जाना है, उसको हॉस्पिटल में मिलने जाना है, तो कतराते थे। नो डाउट हमको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमको सेफ रहना है, अगले को भी सेफ करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के रिस्क होने के नाते बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन चला गया है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया है। इससे पहले बात हो रही थी कि फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ने काफ़ी राशन दिया है। नो डाउट हंगर की रिपोर्टिंग नहीं हुई, हंगर की सिचुएशन नहीं आई, उसके पीछे कहीं ना कहीं पीडीएस सिस्टम से गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया है उसके पीछे है। लेकिन हेल्थ सर्विस में काफ़ी लैग रहा, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जोर दे रहा था एनएचएम के दौरान में, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में वो सिचुएशन जो है वो सर्विस नहीं मिल पाया है। इस तरह से लेकिन हमें लगता है कि हमें जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं उनमें आयुष्मान भारत के जो सर्विस है उसको रीच करना चाहिए। अगर जो लोग उससे छूट जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको उनके साथ में लिंक करना चाहिए। और साथ ही साथ में जो आंगनवाड़ी से, जो स्कूल से और जो हॉस्पिटल की जो सर्विस है उसको थोड़ा सा मजबूती के साथ में और पहल करना चाहिए, ताकि जो गैप हुआ है वो फुलफिल हो जाए। जी विजय जी। जी, अच्छा, अब हम एक एक करके आप सबसे जानना चाहेंगे कि ये तो
निजी कोई आपके सामने एक कोई अनुभव आया हो, कोई उदाहरण आया हो, जो आप यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में उसको आप हम सबसे साझा करना चाहें, तो मनोज जी पहले आप अगर कुछ करना ऐसा करना चाहे शेयर। निजी से पहले बस मैं 30 सेकंड एक बात को कहने को लूंगा। 90 के दशक से कोरोना ने हमें बहुत सच्चाइयां बताई अपने समाज की। एक सच्चाई ये बताई कि अभी जितना कोरोना से लड़ने में आपके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने सपोर्ट किया है ना, उतना किसी चीज ने नहीं। मैं समझता हूँ कोरोना की लड़ाई का 73 से 75% हिस्सा तो हमें, एक बार जब हम इससे निकलें तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कही, जब प्रवासी मजदूरों वाली वो छवियां सड़कों पे दिखी, हम लोग थोड़ा मदद करने की कोशिश किए, लेकिन विजय जी एक वक्त ऐसा आया जब अपने को असहाय महसूस किया मैंने। और मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन कई दफा फोन उठाना बंद करना पड़ा, हाथ खड़े करने पड़े, क्योंकि शुरू में 100, 200, फिर 1000, फिर जब मैंने कई हजार देखे। अब अगर आप फूड पैकेट लेके जा रहे हैं 500 लोगों के लिए, वहां आप 4000 लोग देख रहे हैं, आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये, मैं समझ रहा हूं कि वो क्षण था जिसमें मैं किसी सरकार को नहीं कहूंगा, मैंने खुद को भी एक अपराधी माना कि हमने अपने समाज की, जो राजेंद्र जी कह रहे थे, ये सच्चाइयां पहले भी थी, लेकिन इस सच्चाई के गुनहगार हम सब हैं, हम सब हैं बस। मेरे ख्याल से सच्चाई सामने आई, सच्चाई मौजूद पहले से थी और इस बीमारी ने सच्चाई हमारे सामने ला दिया, जी जी, जो हम असलियत देख पाए। जी। एक जो आपने पब्लिक हेल्थ की चर्चा की वो वाकई बड़ा महत्वपूर्ण और रुचिकर विषय है, लेकिन उस पर बात आगे बढ़ाने से फिर बहुत लंबी खींच जाएगी बात। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उस पर कभी हम लोग अलग से बात जी। करेंगे। राजेंद्र जी, आपका कोई ऐसा निजी अनुभव इस कोरोना काल में, इस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में? फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि कोरोना के इस महासंकट ने एक्सपोज भी किया है, जख्म थे वो उघड़ करके सामने आ गए कि कहाँ चिकित्सा, कहाँ दर्द है, हमें वो दर्द शायद दिखाई नहीं देता था, वो सब हमको सामने आए हैं। तो मैं इसमें से अच्छा भी हो सकता है, वी कैन बिल्ड, मतलब हम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, हमें उम्मीद भी है। जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो मजबूर होकर के हमारे यानी ऐसे दृश्य आते थे, दिल भगाता था। एक कोई महिला है, सर के ऊपर गठरी रखे हुए है, पुरुष ने बच्चे को, मैंने मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल ऐसी है। ये जो काल्पनिक दृश्य हैं, ये जीवन की स्मृतियों के बिल्कुल परमानेंट हिस्सा बन गए। तो देखिए जो एक बात है, हमने यहाँ से 3 ट्रेन हमने व्यवस्था कर पाए, बंगाल की थी 2 ट्रेन, 2 ट्रेन बिहार के लिए गई, 1 ट्रेन बंगाल के लिए गई। मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि कितना जो है लोग, यानी उस छोटी सी सुविधा जो सामान्यतः तो सामान्य जीवन के अंदर ट्रेन से जाना कोई बात ही नहीं है, परंतु 1.5 महीने 2 महीने की प्रतीक्षा के बाद बेरोजगारी की स्थिति में जो जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके चेहरे पर जो समाधान था, वो एक तरफ वो पीड़ा भी और उसका कंट्रास्ट समाधान भी, छोटी सी सुविधा के कारण से मैं वास्तव में नहीं भूल सकता। और एक बात देखिए मैंने अनुभव की, मैं समझता हूँ कि ये सभी अनुभव की होगी, समाज के सामान्य जन ने भी इस संकट के अंदर, ठीक है छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सहयोग करने में किसी प्रकार की अपनी जो उसकी क्षमता थी कोताही नहीं करती, और इसी ताकत के कारण से इस संकट से हम काफी सीमा तक निकल करके आए हैं। अभी काफी काम बाकी है। ये कुछ मेरी स्मृतियां हैं जो हमेशा जीवन में आगे तक भी मेरे हिस्सा बनी रही। और मुश्ताक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विजय जी, बहुत सारे टॉपिक तो हैं इस पे डिस्कशन करने के लिए, लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क ने लॉकडाउन के दौरान में ड्राई फूड पैकेट्स और गरिमा किट बालिकाओं के लिए सपोर्ट किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग विषय ये आया कि हम लोग जब मुसहर समाज में उस लेने गए, तो हम लोग उनके लीडर्स, जो उनके गांव के लीडर थे, टेलीफोनिक की बात हो पा रही थी, तो उनसे पूछा कि भाई आपको क्या क्या ज़रूरत है जिसको हम लोग अपने किट में क्या क्या रखें। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ भी आप रख दीजिए, खाने पीने का जो चीज़ें होगा हम लोग उसको ले लेंगे, लेकिन नमक मत रखिएगा, क्योंकि नमक लेंगे तो हम कर्जदार हो जाएंगे
और हम नमक अपना कमा के खाना चाहते हैं, हम किसी का नमक खाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप जो भी चीज़ें आप देखिए कि उनकी पूरी जिंदगी कर्ज में ही चलती है। एक दादा परदादा से लेकर के जीवन पूरा कर्ज में चलता है, लेकिन एक जो डिग्निटी बना करके उन्होंने रखा है, एक विश्वास है कि नमक का कर्जा हम जीवन पर्यंत नहीं उतार सकते, बाकी कर्जे तो हम उतार सकते हैं खट के कमा करके चीज़ें कर। बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम लोगों ने नो डाउट उसमें नमक नहीं रखा। 20 दिन का एक पैकेट हम लोगों ने बनाया कि 6 लोगों के लिए 20 दिन का काम चल जाएगा। इस तरह से 3 बार हम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन नमक उसमें नहीं रखा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आता है कि इस क्राइसिस में भी कहीं ना कहीं लोग अपने परंपराओं को, अपने विश्वास को पकड़े रहते हैं। नो डाउट कोरोना ने हमको बहुत सारी रूढ़ियों को तोड़ने में, बहुत सारे स्टेप्स को जो बिना झिझक के आगे बढ़ाने में हमको ले गया है। नो डाउट कि हमको एक स्टेप आगे ले गया है। बहुत सारी चैलेंज भी आया है, बहुत सारे गैप आए हैं, इकोनॉमी का बहुत कमी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, उनको तोड़ने में ये काल जो है सक्सेस रहा है, तोड़ा है, जो जीवन में काफ़ी काम आएगा लोगों को और प्रगतिशील बनाएगा, नो डाउट। लेकिन कुछ इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन एक वाकया हम लोग के साथ में है। जी बिल्कुल, ये इस महामारी ने जो हमें हकीकत का आईना दिखाया है, उस आईने के बरक्स अगर हम अपने आप को संवारें तो शायद आने वाला भविष्य जब हम इस बीमारी की छाया से निकलेंगे तो शायद हमारा और सुंदर भविष्य होगा और हम शायद सुंदर समाज बना सकेंगे। और मुझे लगता है कि बड़ी सार्थक चर्चा रही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम का, विजय जी का, आदरणीय हमारे मनोज जी, आपका, राजेंद्र, सबका भाई का जी, सबका बहुत नमस्कार। नमस्कार।